जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक ये बिल्कुल पिछले लेक्चर से इंटायरली डिफरेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने जो सीरीज़ एक स्टार्ट की थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की, उसमें हमारा एक मेथड था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जो हमने उससे पहले 2x2 सिस्टम के लिए किया था और उसके बाद हमने उसको 3x3 सिस्टम के लिए भी किया था। और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस पढ़े थे जिनको पहले क्वेश्चंस की फॉर्म में बना के और उसके ऊपर गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लगाया और उससे उसका सॉल्यूशन फाइंड किया। और सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हमने फिर उन रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन की उन पर्टिकुलर सिनेरियो में कि इस गिवन क्वेश्चन के अंदर ये जो सॉल्यूशंस आए हैं इनका क्या मतलब है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, बड़ी डिटेल से ये लेक्चर आपको मैंने दिया और उसमें वीडियो भी आपसे शेयर की थी और साथ नोट्स भी। अब हम आते हैं हमारे मौजूदा लेक्चर, इसके अंदर हमने क्या करना है इसको हम देखते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फंक्शन। फंक्शन क्या चीज़ होती है, उसके बाद उसकी डोमेन एंड रेंज ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, कि जो मैथमेटिकल फंक्शन में डोमेन से क्या मुराद है और रेंज से क्या मुराद है। फिर मैथमेटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस फॉर्म में लिखा जाता है, फिर उसको ग्राफिकली कैसे शो किया जाता है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे जाके हमें इसमें होंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेआउट है, इंशाल्लाह ताला हम इसको देखते हैं। जी जी सबसे पहले हमारे पास है जी फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन। ये आपको एक राइट साइड पे एक मशीन सी नज़र आ रही है। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या कोई भी एक ऐसी मशीन सोचें, जैसे मिसाल के तौर पे आटा पीसने वाली मशीन है या कोई मसाले पीसने वाली मशीन है, तो उसमें ऊपर से आप इधर से मसाले डालते हैं और ये पीस के आपको इधर से आउटपुट के तौर पे पिसा हुआ मसाला दे देती है या आटा दे देती है। तो ये एक एग्जांपल है मैथमेटिकली जो फंक्शन है उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है जी, इसी तरह आपका माइंड जो है वो भी एक मैथमेटिकल फंक्शन की तरह काम करता है। आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो एक इनपुट होता है और आप उसे अपने माइंड में प्रोसेस करके आउटपुट के तौर पे एक जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास ये फंक्शन है, ये इस हवाले से लिखा हुआ है और इसके तीन पार्ट होते हैं, इनपुट और आखिरी पार्ट होता है आउटपुट। और इनपुट से आउटपुट तभी बनती है जब दरमियान में कोई एक प्रोसेस हो जिसको रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक, मैथमेटिकल फंक्शन इज अ बाउंड्री रिलेशन ओवर टू सेट्स। ये दो सेट्स हैं, इनके दरमियान जो बाहमी ताल्लुक है उसको फंक्शन बोला जाता है। अब वो ताल्लुक अगर एक किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के तहत होगा, रूल्स के तहत होगा, तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे, वरना एक जस्ट एक रिलेशन होगा। ठीक है, सो कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। ठीक है, और फिर फंक्शन के बाद हम उसकी टाइप्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपको पहला ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, इसके अंदर ये x इनपुट है और y इसकी आउटपुट है। सो y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर फिगर को देखें, अब आप गौर से देखें तो x से सिर्फ एक ही इनपुट जा रही है और वो एक इनपुट तो उससे यानी x के एक पॉइंट से कोई और इनपुट नहीं जा रही। ठीक है, यहाँ से देखें ये इनपुट जा रही है, एक ही एरो जा रहा है, यहाँ से भी एक ही एरो है, हर पॉइंट से एक एरो है। तो इसका मतलब है कि किसी रिलेशनशिप को अगर फंक्शन होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी इनपुट रिपीट ना हो। ठीक है, जैसा कि ये राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे एक ही इनपुट दो आउटपुट्स को बना रही है, एक इनपुट से दो आउटपुट्स आ रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये खाली रिलेशन होगा। और अगर इस साइड पे देखें तो ये दो डिफरेंट इनपुट से एक आउटपुट बन रही है, तो ये एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल एग्जांपल में आप आए, यहाँ y इज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब अगर हम x की ये वैल्यूज पुट करें तो हमें ये इसमें पुट करने के बाद y की ये वैल्यूज आएंगी। और एक जगह पे आप जाके देखेंगे कि आप x 4 पुट कर रहे हैं तो जवाब 16 आ रहा है और -4 पुट कर रहे हैं तो तब भी जवाब 16 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इनपुट तो दोनों मुख्तलिफ है ना, भले आउटपुट एक ही हो। तो ये भी एक फॉर्मेशन फंक्शन की है। ठीक है, और इसमें उसने नीचे एक्सप्लेनेशन दी है कि एवरी एलिमेंट x इज द रिलेटेड टू y। ठीक है, हर एलिमेंट देखें, कोई एलिमेंट बचा नहीं है इसमें। और नो एलिमेंट x हैज टू और मोर रिलेशंस। किसी एक x एलिमेंट का आगे से यानी उसकी इनपुट वो किसी एक से ज्यादा आउटपुट्स की इनपुट नहीं बन रही है x में x। ठीक है, तो ये इसका मतलब है।
उसके बाद देखें जैसे वो कह रहा है -4 और 4, ये दो -4 और 4 दो मुख्तलिफ इनपुट्स हैं, लेकिन इनकी आउटपुट एक ही है 16, तो ये वाली फॉर्मेशन एक फंक्शन है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आपके पास ये जो पूरा x है, ये सारे का सारा हर एलिमेंट y से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये एक रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका हर ये 4 और 3 बच के एलिमेंट्स, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है जनाब। तो उसके बाद हम देखते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है कि किसी भी फंक्शन की जो ऑल पॉसिबल इनपुट्स हैं वो डोमेन होता है, और जितनी भी उसकी ऑल पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो उसकी रेंज होती है, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड रेंज पे। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ये होती है कि जब आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा लेंगे, बस इतनी चीज़ ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ इसकी इनपुट है और इसके मुकाबले में ये एग्जैक्ट सिर्फ इतनी आउटपुट आएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कह रहा है कि अब हम कहते हैं कि मिनिमम इनपुट टू मैक्सिमम आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट है वर्ड ये ठीक कर लीजिएगा, मैं आपको जो फाइल भेजूंगा उसमें यहाँ ठीक होगा। ओके, सो मिनिमम इनपुट दें और मैक्सिमम आउटपुट आए, तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना कि आपने यहाँ मिनिमम इनपुट देनी है और लेकिन मैक्सिमम आउटपुट लेनी है। सो मिनिमम इनपुट इज रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, और जो मैक्सिमम आउटपुट आएगी दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रेंज। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वर्ड फंक्शन लिखा है और यहाँ पे एंड के बाद ये एक अलग बात लिखी है, ऑन टू वर्सेस वन वन फंक्शन। इससे पता ये चला कि ऑन टू और वन वन ये फंक्शंस की टाइप्स हैं, जबकि उससे पहले जो एंड लिखा हुआ है ये फंक्शन लिखा हुआ है। सो पता चला कि फंक्शन की टाइप होने के लिए लाजमी है कि पहले वो फंक्शन हो। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मेरे पास जो है वो ओप्पो का मोबाइल है, या मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, या मेरे पास जो हवावे का मोबाइल है, तो उसके लिए लाजमी है कि मैं जो चीज़ चेक कर रहा हूँ वो मोबाइल तो हो, तब हम उसकी टाइप पे बात करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि मैं सामने लैपटॉप रख के या माउस रख के मैं कहूँ जी कि देखें ये माउस है और ये हवावे का मोबाइल है, या ये लैपटॉप है तो ये ओप्पो का मोबाइल है। सो वेरी सिंपल कि किसी चीज़ को फंक्शन का टाइप होने के लिए लाजमी है कि वो पहले फंक्शन हो, ठीक है। सो फंक्शन होने के लिए यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये नीचे कुछ कंडीशंस हैं, इनको समझें। किसी चीज़ के फंक्शन होने के लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो उसकी जो डोमेन है वो इनपुट के बराबर हो और उसकी डोमेन में कोई रेपिटेशन ना हो, यानी इनपुट में रेपिटेशन ना हो। ये दो कंडीशंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये फंक्शन की कंडीशंस हैं। अगर इन्हीं दो कंडीशंस में हम डोमेन को बदल दें इनपुट डोमेन को बदल दें रेंज से और इनपुट को बदल दें आउटपुट से, तो हमारी ये ऑन टू फंक्शन की कंडीशन बन जाती है। और अगर नो रेपिटेशन इनपुट को हम आउटपुट से बदल दें तो ये वन वन की फंक्शन की ये डेफिनेशन बन जाती है, ठीक। अब आप यहाँ पे अगर इस फॉर्मेशन को देखें जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, तो यहाँ पे आप इस पूरे पहले हिस्से को देखें तो यहाँ पे ये ABC ये सारे एलिमेंट्स पहले सेट के इक्वल हैं और इनमें कोई रेपिटेशन भी नहीं है, तो ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है। दूसरे में देखें तो यहाँ पे भी ये तमाम एलिमेंट्स ABC ये सारे के सारे जो है वो इनपुट हैं के बराबर हैं और इनके अंदर कोई रेपिटेशन नहीं है, यानी A से एक ही लाइन निकली है, B से भी एक ही, C से भी एक ही, तो ये भी एक फंक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पूरे की जो डोमेन है इस वक्त वो है AB, ठीक है, जबकि इनपुट ABC है, ठीक। तो वो डोमेन में तो सिर्फ दो एलिमेंट आ रहे हैं A और B, जबकि पूरी जो सेट है वो ABC है, तो ये इनिशियली पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये भी फंक्शन नहीं रहा। और इसमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसमें इनपुट तो डोमेन के इक्वल आ रही है, डोमेन इनपुट के इक्वल तो आ रही है ABC, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो दो दफ़ा यूज़ हो रहा है दो डिफरेंट आउटपुट्स के लिए, तो इसका मतलब है ये दूसरी कंडीशन वायलेट हो रही है, ठीक। और अगर हम इस पहले हिस्से को देखें तो ये हमारा राइट साइड पे देखें तो ये 1 2 3 ये रेंज ऑफ फंक्शन जो है ये आउटपुट के बराबर है 1 2 3 के, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू है। और अगर 1 2 3 को देखें तो इसमें रेपिटेशन भी नहीं है, यानी कोई 1 के ऊपर दो एरो आके नहीं रुके, 2 पे भी नहीं रुके, 3 पे भी कोई एक से ज़्यादा एरो नहीं रुका, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स थी। उसके बाद हम आते हैं फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब फंक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मैथमेटिकल सिंबल f(x) यूज़ किया जाता है और ऐसे लिखा जाता है कि f(x) इक्वल टू समथिंग ऑन राइट साइड, ठीक, जैसे x² लिखा हुआ है।
अब उसकी मिसाल के लिए उसने यहाँ पे ये बताया है कि एज इनपुट एक्स रिलेशनशिप स्क्वेयरिंग है और एन आउटपुट वाई है, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ मिसाल दी है कि एक ट्री जो है वो 20 सेंटीमीटर एवरी ईयर ग्रो करता है। सो हाइट ऑफ द ट्री इज रिलेटेड टू द एज यूजिंग फंक्शन हाइट, ठीक। सो हाइट इज द फंक्शन ऑफ एज, ये लिखा हुआ है जैसे एफ ऑफ एक्स होता था, और एज को 20 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एज है उसका नंबर ऑफ ईयर्स और 20 उसकी पर ईयर हाइट है, तो ये मल्टीप्लाई करके 200 सेंटीमीटर आपको 20 ईयर्स के बाद इतने ये ट्री बढ़ जाएगा। तो ये मैंने एक पिक्चर से डाल दिया ताकि आपको बात समझ आ जाए, ठीक है जनाब। उसके बाद ये होता है कि हम अपने फंक्शंस को ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसा कि हम आपने लीनियर इक्वेशन में बनाए थे, ठीक। अब अगर आप इसको देखें तो ये सारे जैसे जैसे आप एक्सपुट करते जाएंगे और ये ड्रॉ करते जाएं तो ये इस फॉर्मेशन में ग्राफ बन जाएगा। इस तरह दूसरा ग्राफ ये बनेगा कि यहाँ से इनपुट आप देते जाएं तो ये आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। दो मुख्तलिफ हर इनपुट के ऊपर मुख्तलिफ आउटपुट आती जाएगी। जैसे 2 पुट किया तो यहाँ पे आपको ये 2 ही मिला, फिर आपने यहाँ से 4 पुट किया तो ये आउटपुट मिला, और माइनस यहाँ से -2 पुट किया तो ये मिला, -4 पुट किया तो ये इस तरह ये भी एक आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। बट इसमें जो ये 1 to 1 नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के अगेंस्ट जो है वो आपके पास रेपिटिशन आ रही है, ठीक। इस तरह आपके पास नीचे देखें तो ये भी आपके पास 1 to और 1 1 नहीं है, क्योंकि इन एक इनपुट के अगेंस्ट सारी इनपुट के अगेंस्ट जो है जो सारी इनपुट्स हैं वो हैं, तो इनपुट्स तो मुख्तलिफ हैं लेकिन आउटपुट्स के ऊपर रेपिटिशन आ रही है, ठीक है। तो ये वाली ये आगे भी आप और मज़ीद पढ़ेंगे चीज़ें तो ये क्लियर हो जाएंगी। ये वाला 1 2 and 1 1 है कि हर एक इनपुट के अगेंस्ट तमाम इनपुट्स जो हैं उनमें रेपिटिशन भी नहीं है, और आउटपुट्स के जो है उनमें भी रेपिटिशन नहीं है, और वो तमाम आउटपुट्स जो हैं वो जो रेंज है वो आउटपुट के बराबर है, ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास इसका एक लेआउट था जो हमने जनरल मेन पॉइंट्स देखे, ठीक। फर्दर डिटेल्स जो हैं वो आप बुक के पेज नंबर 136 से 149 पे पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया जनाब? ओके, अब हम आगे चलते हैं जी। हमारी जो एक्सरसाइज है सेक्शन 4.1 की, उसके अंदर जो एक्सरसाइज है उसका पेज नंबर है 149, उस पर आप आएंगे तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ है कि 1 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन है उनके अंदर जस्ट आपने ये वैल्यूज पुट करके गिवन फंक्शंस में उनको सॉल्व करके आंसर देना है। बहुत आसान है, ये काम आप पहले कर चुके हैं। उस वक्त सिर्फ y इज इक्वल टू कोई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी या कुछ इस तरह फंक्शंस होते थे, या क्वाड्रेटिक फंक्शंस, या सिंपल वो मतलब इक्वेशंस होती थी, उनमें वैल्यूज पुट होती थी। आज ये फंक्शन की फॉर्म में हम चीज़ें देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे एफ ऑफ 0 निकालने के लिए क्या हुआ कि आपने इस फंक्शन में x का 0 पुट किया, राइट साइड पे x का 0 पुट किया, 5 0 0 -10, तो सॉल्व होके आपके पास एफ ऑफ 0 का आंसर -10 आ गया। फिर -2 पे सॉल्व किया तो -20 आ गया। फिर a प्लस बी जब पुट करके सॉल्व किया तो 5 × a 5a + 5b -10, ये आपके पास पूरा सोल्यूशन इसका आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दरम्यान में कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, वो इजी हैं, वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -x/2। इसी तरीके से आपने यहाँ पे ये 1/1 0 और -2 और a + b पुट किया। जब आपने यहाँ 0 पुट किया तो -0/2 यानी -0 × 0 0/2 0 आंसर आ गया। सो -2 पुट किया तो -2 और -2 कट करके -1 आंसर आ गया। और a + b पुट किया तो ये नंबर तो है नहीं कि सॉल्व हो जाए, तो जस्ट माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके -a - b/2 आंसर आ गया, ठीक है जनाब। ओके, अब आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके अंदर आपका ये इक्वेशन है जिसमें नंबर नहीं है बल्कि अल्फ़ाबेट से लिखे mx + b, ये वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसी कुछ चीज़ है, ठीक। अब इसमें आपने 0 पुट किया तो इसने m वाले हिस्से को 0 कर दिया, बाकी पीछे b बच गया, सो f ऑफ 0 इज b। उसके बाद -2 पुट किया तो ये -2m + b आंसर आ गया। फिर a + b आपने पुट किया तो m, और उसके बाद a + b था तो m हर एक से मल्टीप्लाई होके ma + mb और प्लस b आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जनाब। तो ये इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया जी। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है x² - 9। इसके अंदर उसी तरीके से ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसके अंदर भी उसी तरह वैल्यूज पुट होंगी जैसे पिछले सवालों में पुट होके आ रही हैं, और जस्ट सॉल्व करते जाएंगे और आपको ये आंसर पहले में -9 और फिर सॉल्व करने के बाद ये -5 -2 का स्क्वायर +4 होता है, तो +4 -9 -5। और यहाँ पे a + b जब पुट किया तो इसका होल स्क्वायर a² + b² + 2ab और -9,
तो ये इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है जनाब, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो टी की फॉर्म में है। अब उसमें यहाँ पे ये टी होगा, ठीक है, ये यहाँ वो जस्ट पिछला ही वो कॉपी किया तो ये लिखा हुआ है, यहाँ टी है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5। तो यहाँ पे आप टी 0 पुट करेंगे तो सॉल्व करके ये वही -5 आ गया। -2 पुट किया तो ये 4 -2 -5 4 -7 प्लस 4 -7 इज -3। और a प्लस बी जब पुट किया तो हमारे पास ये पूरा सॉल्व होके ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर a प्लस बी अपनी जगह और ये -5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें ये एफ ऑफ आर का फंक्शन दिया हुआ है टी आर स्क्वायर प्लस यू आर -5। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पे आर आ जाएगा और ये आर की वैल्यूज यहाँ पे पुट होती जाएंगी। पहले 0 पुट करेंगे तो -5 आंसर, फिर -2 पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये पूरा यहाँ पे, अब ये टी नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये 4t -2u -5 और a प्लस बी पुट करेंगे तो ये इसी तरीके से होल स्क्वायर ओपन हुआ और t से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है जनाब जी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टी क्यूब -10। ये क्यूबिक फंक्शन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है जनाब, अब इसके अंदर आपने जस्ट ये u की जगह ये वैल्यू 0 -2 की जगह -2 और a प्लस बी पुट करके जस्ट इनको सॉल्व करना है। 0 का क्यूब 0 होता है, -10 आंसर आ गया। -2 का क्यूब जो होता है वो -8 होता है, -8 और -10 -18। और a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है, ये जो मैथमेटिक्स में आम फार्मूले हैं उनमें से है। और -10 ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जनाब, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं जो कि है आपके पास एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 4। इसके अंदर जस्ट वही वैल्यूज आपने पुट की और सॉल्व करना है। ये 4 की पावर आप बाइनोमियल से भी ओपन कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, एनसीआर के फंक्शन से। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कांस्टेंट 100 था। ठीक है, फंक्शन तो जब कांस्टेंट हो तो उसके ऊपर किसी इनपुट का असर नहीं होता, आप जो भी इनपुट देंगे उसका आंसर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जनाब, सो अब हम आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। 17 से 40 क्वेश्चन तक वो कह रहा है कि डिटरमिन इसकी डोमेन जो है वो फंक्शन की बताएं कि इसकी इनपुट इसमें क्या है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें ज़रा कि ये इनमें मेंशन नहीं था कि आपने ग्राफ बनानी है, लेकिन ग्राफ बना के आपको ज़्यादा चीज़ें तभी आपको सही समझ आएंगी। अब यहाँ पे पहले फंक्शन देखें, ये बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू -10। अब ये कुछ भी इनपुट दें, आप जितनी मर्जी इनपुट दें, इसका आंसर 10 ही रहेगा। तो ये मैंने समझाने के लिए ये साथ देखिए फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज़ 1 से लेके 16 तक पुट की हैं, इसका जवाब 10 ही रहा है। तो जब ग्राफ बनाए तो आपको ये हर पॉइंट के ऊपर ये 10 पे ही लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर, जो मर्जी इसमें पुट करें इसने चेंज नहीं होना। ठीक, इसी तरीके से ये जो फंक्शन है 5x -10, इसमें भी आप कोई भी रियल नंबर दें तो ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। जो जो देते जाएंगे वैल्यू, ये लाइन इनपुट बढ़ती, ये लाइन जवाब में आपको एक नंबर देती जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कुछ माइनस की भी पुट की हैं, कुछ प्लस की भी, और सॉल्व करने के बाद जब ग्राफ डिस्प्ले किया तो ये आपकी लाइन बढ़ती चली जा रही है। और भी वैल्यू आगे बढ़ा दें, ये और बढ़ती चली जाएगी। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 24 में x² -4 है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिससे ये यू शेप कर्व बनेगी। और इसके अंदर भी ये है कि आप इसमें कोई भी रियल नंबर दें क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाना है। ठीक है, जब स्क्वायर होगा तो वो कोई ना कोई न्यूमेरिक आंसर देगा। तो यहाँ पे इसमें मैंने ये कुछ वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे दी हैं और आउटपुट में आपको फंक्शन की वैल्यूज़ मिल रही हैं जो यहाँ पे प्लॉट होकर यू शेप बन रही है। फॉर एग्जाम्पल 7 पे 45 है तो -7 पे भी 45 है। तो देखिए -6 पे 32 है तो 6 पे भी 32 है। तो इसलिए ये यू शेप बन रही है कि एक वैल्यू के सामने आपको ना दोनों, यानी दो डिफरेंट इनपुट्स पे इनपुट एक मिल रही है, इसलिए वो ग्राफ आपको यू शेप में मिल रहा है। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी जो अंडर रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखी है। ठीक, अब देखिए इसमें हर एक इनपुट आप नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप इसमें कोई ऐसी इनपुट दे देंगे जो इसके अंडर रूट के अंदर माइनस बना देगी और सॉल्व करते हुए वो माइनस का जब आप अंडर रूट लेंगे तो अनडिफाइन कर देगा, कैलकुलेटर पे आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो अंडर रूट के अंदर जो कुछ लिखा जाए वो प्लस में लिखा जाए। प्लस में लिखा जाने से मुराद कि इसके अंदर जो भी चीज़ ये x+4 लिखी हुई है ये 0 हो सकती है, ये 0 से ग्रेटर हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि x+4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। इससे हमें x ग्रेटर और इक्वल टू -4 मिल गया। इससे मुराद क्या है
कि इस फंक्शन की जो इनपुट है वो कोई भी ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है जो -4 हो सकती है या उससे ऊपर ऊपर की कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक, तो अगर आप -4 से नीचे की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक NUM लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसका जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि इसके अंदर जब ये -6 पुट हुआ है तो ये -2 बन गया, -2 का अंडर रूट अनडिफाइन होता है। तो ये जो जवाब यहाँ दिए गए हैं उनको मैंने न्यूमेरिकली भी साथ एक्सप्लेन कर दिया और ग्राफ बना के भी बता दिया। ठीक है, अब जहाँ देखें ना ये यहाँ से ये अनडिफाइन हो रहा है, ये बिल्कुल नीचे फ्लैट है। तो ये तमाम वो नंबर्स जो -4 से बड़े होंगे वो इसमें पुट किए जा सकते हैं, इसलिए इनकी डोमेन -4 से ज़्यादा है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, x such that x is any real number that is greater than or equal to -4। इसी तरीके से सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, ये अंदर जो टर्म लिखी हुई है -2x + 25 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब x की तमाम वैल्यूज 12.5 से लेस होंगी या बराबर होंगी। ठीक, तो आप 12.5 से लेस या 12.5 के बराबर कुछ भी पुट करके देखें तो ये न्यूमेरिक आंसर आ रहे हैं। जैसे ही आप 12.5 से आगे बढ़े तो देखिए आंसर देना उसने बंद कर दिए और ग्राफ के ऊपर भी ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में ये अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह इस फंक्शन को, इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसकी वजह से हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया t² लेस और इक्वल टू 9 और यहाँ आ जाएगा t इज लेस देन, ये स्क्वायर गलती से आ गया, इसको ठीक में करके भेज दूंगा आपको। सो t इज लेस देन और इक्वल टू +-3। अब इसका क्या मतलब है कि t इज लेस देन और इक्वल टू +-3 का मतलब है कि आप t की वैल्यू -3 से 3 तक रहे, -3 भी पुट हो तब भी ठीक है, +3 पुट हो तब भी ठीक है, और इनके दरमियान की कोई चीज़ हो तब भी ये ठीक है। ठीक हो गया जनाब। तो इस तरीके से हमारे पास जब ये वैल्यूज पुट हुई और हमने इसको सॉल्व किया तो आप देखें कि -3 और 3 के दरमियान तो ये आंसर दे रहा है, लेकिन इससे आगे और इससे पीछे ये आंसर नहीं दे रहा। और जब हमने ग्राफ बनाया तो -3 और 3 की रेंज में ग्राफ की शेप आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई शेप नहीं आ रही। ठीक हो गया जनाब। सो क्वेश्चन नंबर 29 भी इसी तरीके से है। इसमें ये जो अब ये जो हिस्सा है ये सारे ही प्लस का है, इसमें r के ऊपर स्क्वायर है, तो कोई भी रियल नंबर पुट करने इसने आंसर देना ही देना है। तो आप देखेंगे बिल्कुल कोई अनरियलिस्टिक ग्राफ नहीं है कि कोई भी रियल नंबर पुट करें ये न्यूमेरिक आंसर आपके पास आ रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31 पे अब आप देखेंगे एक फ्रैक्शन की फॉर्म में फंक्शन है। अब जब कोई फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी नॉन जीरो नंबर को जब आप 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड आंसर दे देगा। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ यहाँ पुट ना की जाए कि ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक, तो डिनोमिनेटर को आप नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं 4 पुट कर दूँ तो ये 4 और 4 कट के 0 हो जाएगा। इसलिए इसकी डोमेन क्या है कि हर वो रियल नंबर जो 0 नहीं है, जो 4 नहीं है, यानी 4 के अलावा तमाम रियल नंबर्स आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए 4 के ऊपर आके इसने आंसर अनडिफाइन कर दिया है, बाकी तमाम के ऊपर ये आंसर आपको दे रहा है और यही चीज़ ग्राफ से भी डिस्प्ले हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ये यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है। अब इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसको 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा 0 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाले को नॉन 0 होना चाहिए। सो पूरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने नॉट इक्वल टू 0 के को रखा और लेफ्ट साइड पे वही फैक्टराइजेशन करके हमें ये दो हिस्से मिल गए कि ये इनका प्रोडक्ट नॉन 0 ना हो, मतलब 0 के अलावा हो। अब प्रोडक्ट 0 के अलावा कब होगा? जब इनमें से कोई एक भी 0 ना हो, ये भी 0 ना हो या ये भी 0 ना हो। तो जब ये 0 नहीं होगा तो x नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 8 होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू -2 और 8 के अलावा जो भी पुट करें ये डिफाइंड रहेगा, वरना इन वैल्यूज पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इसकी डोमेन इन नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर जो है वो इसकी डोमेन है। ठीक हो गया जी। 33 क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले की तरह है। इसमें सिर्फ ये है कि ये डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया गया है और ये आप बिल्कुल उन्हीं अंदाज में ये पूरा सवाल है, ये ऊपर वाले जैसा है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे जो है ये वाला हिस्सा, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ऊपर अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन में माइनस माइनस नजर आ रहे हैं। तो एक तो इस अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए फाइनली सॉल्व करने के बाद, और एक डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त दोनों कंडीशंस अप्लाई करनी है कि ये ऊपर वाली जो
अंडर रूट के अंदर चीज़ है ये ग्रेटर देन 0 रहे और नीचे वाली टर्म जो है ये नॉट इक्वल टू 0 रहे। अब इसका सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए इन जनरल लिख दिया कि t की वैल्यू लेस देन -10 रहे और कोई ऐसी t की वैल्यू ना हो जो कि इस टर्म को 0 बना दे, तो इसके लिए ये नॉन 0 रहे, तो इसकी डोमेन इसी फॉर्मेट में लिख देंगे। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पे मैंने जब इसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि ये आपको फंक्शन जो है यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है और बाकी वैल्यूज़ के ऊपर ये डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। -10 से जैसे ही आप ऊपर गए तो उसने अनडिफाइंड होना शुरू हो गया। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। ये बिल्कुल ऊपर से ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, इसको भी आप देख लेंगे, बिल्कुल सेम है, इन्हीं लाइन्स पे आप ऑब्जर्व करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में ये आपको क्वाड्रेटिक एक फंक्शन दिया हुआ एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर। अब ये एक्सप्रेशन भी अंडर रूट के अंदर जो है ये 0 से बड़ा रहना चाहिए या 0 रहना चाहिए, तो इसको हमने 0 या 0 से बड़ा करके तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को उसमें फैक्टराइजेशन की, तो ये इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर 0 से ग्रेटर रहना चाहिए। अब 0 से ग्रेटर रहना चाहिए। अब ये 0 या 0 से ग्रेटर कब रहेगा? जब इन दोनों के साइन सेम होंगे। अगर ये दोनों साइन सेम होंगे, दोनों क्या नाम है प्लस के होंगे, माइनस के होंगे, तब भी ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 देगा, और माइनस के होंगे तब भी ये 0 ग्रेटर और इक्वल टू 0 देगा। तो वो वाला एक्सप्रेशन भी आप इसमें लिख सकते हैं कि ये वाली टर्म अगर लेस देन 0 हो तो ये भी लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तब भी ये आंसर 0 से ग्रेटर होंगे। तो इसमें मैंने एक लिख दी है, बाकी आप इन्हीं लाइन्स पे दूसरी जो है वो कर सकते हैं, और ये नीचे भी शायद जी नीचे भी मौजूद है। अब पहला इसका केस क्या है कि ये दोनों ग्रेटर देन 0 हों या इक्वल टू 0, तो उनसे हमारे पास सॉल्व करके ये डोमेन आ गई। और अब दूसरा क्या है कि ये दोनों ही लेस देन हों, तो जब लेस देन हो तो लेस देन 0 रख के तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गई, तो इसकी डोमेन्स आ गई। ठीक है जनाब जी। क्वेश्चन नंबर 40 भी उन्हीं लाइन्स पे आप देख लीजिएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। फंक्शन, ये एक फंक्शन दिया हुआ है cx इक्वल टू 15x प्लस 80,000 एक्सप्रेस द टोटल कॉस्ट in dollar of manufacturing of x units of a product if the maximum number of units which can be produced equal to 50,000 state the restricted domain and range for the cost function। ठीक, अब ये आपको यहाँ पे फंक्शन दे दिया गया है, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसकी सबसे पहले आपने इसकी पॉसिबल जो दो वैल्यूज है वो पुट करनी है। मिनिमम वैल्यू क्या है कि x की वैल्यू आप 0 पुट करें तो फंक्शन का आंसर 80,000 आ जाए। ठीक, इसका मतलब है कि अगर कोई यूनिट भी प्रोड्यूस ना किया जाए तो उसकी जो कॉस्ट, उस जगह का किराया या कोई और इस तरह की फिक्स कॉस्ट है वो $80,000 या रुपीज़ जो भी यूनिट है वो आती है। और अगर 5,000 उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि वो 50,000 प्रोड्यूस की जाए तो वो पुट करके 830,000 ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हुई कि हमने 0 पुट किया तो वैल्यू $80,000 आई, और जब हमने $50,000 पुट किया तो $830,000 आपके पास ये कॉस्ट आई। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है 0 से लेके 50,000 तक, और रिस्ट्रिक्टेड रेंज है 80,000 से 830,000 तक। जी आगे ये क्वेश्चन नंबर 46 ये आप पढ़ेंगे, ये बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, ये आप पढ़ते जाएं और इनको कर लीजिएगा। सिंपल से हैं, जस्ट क्वेश्चन से एक्सप्रेशन बनानी है और जो वैल्यूज कह रहा है उसमें पुट करनी है। अब जैसे यहाँ पे एक फंक्शन बना है क्वेश्चन नंबर 48 में, और वो कह रहा है x इक्वल टू 300 के ऊपर क्या आंसर आएगा, तो वो 300 पुट कर दिया। वो जैसे शुरू के क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, तो ये उस तरह का कोई है। और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बता दी कि 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने से आंसर 15 आएगा, और जो फाइनल उसमें ये उसने रिस्ट्रिक्शन बताई है उस वो पुट करेंगे तो आपके पास 300 वैल्यू आ जाएगी $39 के ऊपर। ठीक, तो इस तरह ये बाकी क्वेश्चन आप देखते चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऊपर एक कोई और रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। कहता है क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है स्मॉल हेल्थ क्लब इज ट्राइंग टू स्टिमुलेट न्यू मेंबरशिप फॉर अ लिमिटेड टाइम, नॉर्मल एनुअल फी 300 पर ईयर विल बी रिड्यूस टू $200। ठीक, as an additional incentive for each new member in excess of 60, the annual charges for each new member will be reduced to $2। Determine the function, this one p is the function of n, जिसमें p जो है वो मेंबरशिप फी है और n जो है वो इक्वल टू
न्यू मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बना कि अगर 60 तक नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं तो फिर मेंबरशिप फीस फिक्स है, वो 200 है पर मेंबर, जो है वो फिक्स है, 200 ही है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये मेंबर्स चेंज हो जाते हैं तो उसके बाद पर एडिशनल जो मेंबर्स हैं उसके ऊपर आपको जो है वो ये चीज़ बनेगी, यानी 60 से नीचे जितने मर्जी मेंबर आ जाएं, 50 आ जाएं, 54 आ जाएं, तो आपने फीस जो है वो 200 ही उसमें देनी है, ठीक जी। आप यहाँ पे देखें कि ये अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसके साथ n क्यों नहीं है, तो अगर आप गौर से देखें फिर द फंक्शन f ऑफ n फिर p इक्वल टू द मेंबरशिप फी फॉर न्यू मेंबर, ये न्यू मेंबर के लिए फंक्शन बन रहा है, ये सहन में रहे, ठीक है। क्योंकि 60 जो है ना वो 60 से लेस तक जो है वो 200 है। आपको नया जो मेंबर आएगा जो 60 से अबव होगा तो वो 60 से अबव कैसे निकलेगा, फर्स्ट करें अब 63 टोटल लोग थे तो इजाफी कितने हैं 3, तो आप वो 63 में से 60 माइनस करें तो बाकी इजाफी 3 लोग आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे वो इजाफी लोगों के लिए वो मेंबरशिप फीस $2 कम होती जाएगी, इसलिए यहाँ पे 200 वो फिक्स है और उसमें -$2 इंटू ये नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स आ गए, ठीक है जनाब जी। ये क्वेश्चन नंबर 57 में ये 4 वेरिएबल्स दिए हैं और ये एक्सप्रेशन दिया है, जस्ट इसके अंदर आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, x1 की जगह x1, x2, x3, x4 की, और सॉल्व करते जाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में ये एक फंक्शन है, कंपनी एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट्स इट सेल्स ईच ईयर इज द फंक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन रेडियो एंड टीवी एडवर्टाइजमेंट। सो ये दो तरह के वेरिएबल हैं, x एक टीवी की वो है और y जो है वो नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो और टीवी के, ठीक है जी। z इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एनुअली, x इक्वल टू द अमाउंट स्पेंट ऑन टीवी एडवर्टाइजिंग एंड y इक्वल टू द अमाउंट स्पेंट ऑन द रेडियो एडवर्टाइजिंग, बोथ इन $1000, राइट। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि ये डिटरमिन द एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स if $50,000 spent on TV and the 20,000 spent on radio advertising. What is the expected sale if this and this are spent respectively? तो ये जस्ट आपने ये पूरा सोल्यूशन है, इनको पढ़ें और ये वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है। ए पार्ट के लिए x की जगह 50,000 और y की जगह 20,000, और पूरा इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये माइनस में आंसर आया है, जो असल में आपके पास ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ये माइनस में आ रहे हैं, जो कि लॉजिकली माइनस में नहीं होते, ठीक है, लेकिन फंक्शन आपको एक आंसर दे रहा है। और इस तरह ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपको ये टोटल सॉल्व करने के बाद आंसर्स आ रहे हैं। ओके, सो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं लाइन्स पे आप सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम फंक्शन के स्ट्रक्चरल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे, उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, सिंपल एंड कंपोजिट फंक्शंस वगैरह, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है जी। और से लेक्चर पढ़िएगा, जो क्वेश्चंस हुए वो हम ऑनलाइन सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है जनाब। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।